बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर। ऑब्वियसली उसके साथ आपकी बुक का पेज नंबर है 139, ओवरव्यू ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल का रिसर्च का मतलब है नॉन इंटरवेंशनल रिसर्च, यानी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम खुद से कोई इंटरवेंशन नहीं करते, खुद से हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि जो फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। पेज नंबर 141 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि इस पूरे चैप्टर की ये समरी दी हुई है। सो अगर आपको ये टेबल आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको इस पूरे चैप्टर का क्रक्स समझ में आ जाएगा कि बेसिकली व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है और वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा इस टेबल को पहले हम देखेंगे। पेज नंबर इज 141, टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर, दैट इज केस रिपोर्ट। ठीक है, मैं पहले यहाँ से थोड़ा सा बुकिश पढ़ लेता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको फिर पढ़ते हुए आसानी हो। सो केस रिपोर्ट में वो कह रहे हैं जी, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ वेल डिफाइंड यूनिट, यूजुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एपिसोड ऑफ केयर फॉर एन इंडिविजुअल, बट समटाइम्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और अदर यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, अब केस रिपोर्ट क्या है? केस रिपोर्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्लिनिशियन अपने क्लिनिक के अंदर बैठा है, एक फिजिशियन अपने क्लिनिक के अंदर बैठा है और उसके पास जनाब एक इंडिविजुअल पेशेंट आया है विद सम स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स, और उसने उसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं या जो उसने डायग्नोसिस बनाया है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, और उसकी जो भी ट्रीटमेंट थी, जो भी के प्लान ऑफ केयर था वो उसने बनाया, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया और उसको डिसेमिनेट कर दिया। डिसेमिनेट करने का मतलब है कि अपनी हायर अथॉरिटीज तक उसको स्प्रेड कर दिया, उस मैसेज को, उस डॉक्यूमेंट को, कि जनाब ये इस तरह से मेरे पास एक पेशेंट आया था विद सम अनयूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स, और उसको मैंने इस तरह से प्लान ऑफ केयर सजेस्ट किया है। जैसे अभी आजकल तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कोविड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल जब दिसंबर में लास्ट ईयर ये शुरू हुआ था चाइना में, तो वहां पे फर्स्ट 1, 2, 3 जो भी केसेस रिपोर्ट हुए थे, डेफिनेटली उसके ऊपर जो इनिशियल कांटेक्ट जिस फिजिशियन के साथ या क्लिनिशियन के साथ हुआ था, उसके अंदर वहां पे उन्होंने उसकी केस रिपोर्ट बना के डिसेमिनेट की। ठीक है, तो इसको हम केस रिपोर्ट कहते हैं। सेकंड इज केस कंट्रोल डिजाइन एंड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन इन विच ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद एंड विदाउट अ सर्टेन कंडीशन or characteristic are compared to determine whether they have been differentially exposed to presumed causes of the condition or characteristic. कम्युनिटी मेडिसिन अगर आपने अच्छे से पढ़ी थी तो आपको ये डिजाइन लाजमी आने चाहिए, और इसी में आगे जाके भी एपिडेमियोलॉजी का एक पूरा चैप्टर है जिसमें मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा ये क्या होता है। अभी के लिए केस कंट्रोल स्टडी आपने ये याद रखनी है कि एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम केसेस लेते हैं। केसेस का मतलब है ऐसे लोग जिनको पर्टिकुलर डिजीज होती है, और उनके साथ हम कंट्रोल लेते हैं ऐसे लोग जिनको वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं होती, जिसके बारे में हम रिसर्च करने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेके यानी हम दो ग्रुप्स ले लेते हैं, एक केसेस का ग्रुप ले लिया, एक कंट्रोल्स का ग्रुप ले लिया। लेट्स से मैंने 50 ऐसे लोग ले लिए जिनको सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और 50 ऐसे लोग ले लिए जिनको सीओपीडी नहीं है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नहीं है। अब जनाब मैं क्या करूंगा, अब उनके पास्ट में जाके मैं उनके रिस्क फैक्टर्स, उनके एक्सपोजर्स चेक करूंगा कि इन लोगों ने पास्ट में अपनी जिंदगी में, हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे काम किए जिनकी वजह से आज उनको सीओपीडी है। तो से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करते थे, या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते थे, या एयर पोल्यूशन से हर वक्त एक्सपोज रहते थे, या XYZ जो भी सारे हैं। तो इसको हम कहते हैं केस कंट्रोल, यानी हम ये डिजीज से स्टार्ट करते हैं, केस यानी डिजीज, और कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं यानी नॉन डिजीज पीपल, और उनकी पास्ट हिस्ट्री में जाके देखते हैं उनके रिस्क फैक्टर्स। फिर थर्ड जो टाइप है, दैट इज अ कोहॉर्ट डिजाइन एंड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन दैट वर्क्स फॉरवर्ड from cause to effect, identifying groups of participants thought to have differing risks for developing a condition or characteristic and observing them over time to determine which group of participants are more likely to develop the condition or characteristic. ये जो स्टडी डिजाइन है
ये केस कंट्रोल से ऑपोजिट है। केस कंट्रोल में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डिजीज से स्टार्ट कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, बैक इन टाइम जा रहे हैं, यानी हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं कि जनाब लोगों के एक्सपोजर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या थे। अब हम बात कर रहे हैं कोहॉर्ट की। कोहॉर्ट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोजर के साथ। किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोजर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यानी लेट से मैं कोहॉर्ट स्टडी करना चाह रहा हूँ स्मोकिंग और लंग कैंसर पे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक कोहॉर्ट स्टडी है, मुझे एक्सपोजर के साथ स्टार्ट करना है, तो मैं 50 ऐसे लोग ले लूंगा जो स्मोकिंग करते हैं और 50 ऐसे लोग ले लूंगा जो स्मोकिंग नहीं करते। मुझे लंग कैंसर से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों जो 50-50 के ग्रुप्स हैं उनको मैं फ्यूचर के अंदर जाके फॉलो अप दूंगा, यानी लेट से 10 साल में उनको फॉलो अप करूंगा कि जो स्मोकर्स का ग्रुप था उनमें से कितने लोग को लंग कैंसर हुआ और जो स्मोकर्स का ग्रुप नहीं था उनमें से कितने लोग को लंग कैंसर हुआ। क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं जरूरी नहीं कि 100% लोगों को एट द एंड ऑफ द डे लंग कैंसर हो, और सिमिलरली जो लोग स्मोकिंग नहीं करते तो जरूरी नहीं है कि 100% उन लोग को जिंदगी में कभी लंग कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों तरह से होता है। सो दैट मीन्स दो ग्रुप्स हमारे स्मोकिंग ग्रुप में से बन जाएंगे, एक वो जिनको लंग कैंसर हुआ 10 साल बाद, एक वो जिनको नहीं हुआ, और दो ही ग्रुप्स हमारे नॉन स्मोकर ग्रुप में से बन जाएंगे, एक वो जिनको लंग कैंसर हुआ और एक वो जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ। तो इन टोटल हमारे पास 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, उनको फिर हम कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली केस कंट्रोल स्टडी के अंदर भी हमारे पास 4 ग्रुप बन जाते हैं। एक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, सीओपीडी से। सो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, सीओपीडी के ऐसे पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते थे और सीओपीडी के ऐसे पेशेंट्स जो स्मोकिंग नहीं करते थे। सिमिलरली जो ऐसे लोग हमने लिए नॉन सीओपीडी, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्मोकिंग करते थे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। तो हमारे 4 ग्रुप्स ही बन जाएंगे। तो एट द एंड हमारे पास 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च। रिसर्च कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स। जब भी हम ये देखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या कोई एसोसिएशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च। अगर आप रिकॉल करो तो आपको बायोस्टैट्स में कोरिलेशन किस तरह से हम दो वेरिएबल्स के बीच में हम निकालते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या दोनों तरह के होते हैं। अगर आपको अपने रिकॉल करो तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। सो जब भी हम ये देखना चाहते हैं कि क्या एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में कोई लिंक है, कोई एसोसिएशन है, कोई कोरिलेशन है, तो वी कंडक्ट कोरिलेशन टाइप ऑफ स्टडी। यानी फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो स्टूडेंट्स हार्डवर्क ज्यादा करते हैं उनके टेस्ट ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो मुझे कौन सी रिसर्च करनी पड़ेगी, कोरिलेशनल। या मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं उनका हाइट जल्दी ग्रो होती है, हाइट जल्दी गेन होती है, सॉरी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कोरिलेशनल रिसर्च करनी होगी। देन नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंटल रिसर्च। रिसर्च इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड ओवर टाइम टू डॉक्यूमेंट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस अपनी डॉक्यूमेंट करते हैं, सो दैट जो भी किसी जैसे डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल प्रोग्रेशन होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कर सकें। जैसे कोविड के केस में हम कह सकते हैं कि भी ज्यादातर जो रिसर्चेज हम करें वो डेवलपमेंटल रिसर्चेज हैं, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जिस तरफ जा रही है ऑब्वियसली उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके अंदर डेवलपमेंटल रिसर्चेज करते हैं। फिर ओवरऑल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च दैट डॉक्यूमेंट्स द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज और इंजरी, डिटरमिन्स द कॉजेस फॉर डिजीज और इंजरी और डेवलप्स मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल द डिजीज और इंजरी। आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजी बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन आप पढ़ चुके हो, 3 चीजों के साथ डील करती है। क्या क्या 3 चीजें होती हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम। तो जब भी हम डिजीज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि पर्सन किसको डिजीज हुई, प्लेस कहाँ पे डिजीज हुई, और टाइम किस टाइम फ्रेम में, क्या किसी टाइम फ्रेम में डिजीज ज्यादा हो रही है, कोई सीजन आता है तो डिजीज कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। कोविड की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आजकल मोस्टली जितने रिसर्चेज हो रही हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेज में भी फॉल कर रही हैं कोविड की। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे डेटा आपके पास आ रहा है। इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे रिसर्च बहुत ज्यादा हम उसको कंसिडर नहीं करते, वहाँ पे भी हमारे पास डेली क्या इवन आर्ली बेसिस पे डाटा रिपोर्ट हो रहा है कोविड का भी, कि कितने नए केसेस हो गए, तो ये इंसिडेंट्स बता रहे हैं। इंसिडेंट्स आपको पता है हमेशा न्यू केसेस होता है, ठीक है। इसी तरह से कितने जो हैं वो टोटल केसेस हो गए, न्यू प्लस ओल्ड वो प्रेवलेंस होता है। इसी तरह से
ये रिसर्चेस भी लोग करने में लगे हुए हैं कि जनाब कोविड जो है वो स्प्रेड किस तरह से हुआ, कॉज और इफेक्ट जो रिलेशनशिप है, ठीक है। और कोविड के ऊपर कोहॉर्ट स्टडीज भी आजकल चल रही हैं कि जिन लोगों को कोविड है, सॉरी जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनको कोविड जो है वो कुछ अर्से बाद होता है, नहीं होता, किस तरह से। कोविड के अंदर केस कंट्रोल स्टडीज भी आपको भरा पड़ा है आजकल इंटरनेट, आप देखो अगर कि हमने कोविड के पेशेंट्स ले लिया, अब उनकी पास्ट हिस्ट्री में जाके देखा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे, क्या फॉरेन अब्रॉड से ट्रैवलिंग थी, क्या ईरान या चाइना की ट्रैवलिंग थी, क्या उनका क्लोज कांटेक्ट हुआ किसी कोविड पेशेंट के साथ, क्या उनके कोई और रिस्की बिहेवियर्स थे, क्या उनकी इम्यूनिटी वीक थी, क्या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस वीक था, क्या उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज थी न। तो ये सारी की सारी जो चीजें ये केस कंट्रोल में। और फिर इसी तरह से कोविड की वैक्सीन भी डेवलप हो रही है, तो वो क्या है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT। तो वो ये सारी तरह की जो रिसर्चेज हैं बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग ये एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कम्स इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसी का इफेक्टिवनेस वो क्या है, ठीक है। इफेक्टिवनेस होती है कि किसी भी चीज को जब हम नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस के अंदर मेजर करते हैं। एक टर्म होती है एफिकेसी। एफिकेसी होती है जब हम किसी चीज को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर मेजर या मॉनिटर या डिटरमिन करते हैं, उसको एफिकेसी कहते हैं। इफेक्टिवनेस होती है जब हम किसी भी चीज को नॉर्मल नेचुरल सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस के अंदर उसको डिटरमिन करे होते हैं, तो वो हमारी इफेक्टिवनेस होती है। तो अगर हमने हमने एक हेल्थ प्रमोशन लॉन्च की, लेट्स से स्कूल में हम गए और हमने ये एक वहाँ पे कैंपेन की हेल्दी ईटिंग के ऊपर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उस हेल्दी ईटिंग के कैंपेन के नतीजे में क्या बच्चों के अंदर कोई हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वाकई इनकलकेट हुई भी हैं या कोई फायदा नहीं हुआ हमारी कैंपेन का। तो हम कौन सी रिसर्च करेंगे, हम इवैल्यूएशन रिसर्च करेंगे। फिर हमारे पास आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये कैसी रिसर्च होती है, रिसर्च इन विच पास्ट इवेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड बिकॉज दे आर ऑफ inherent interest or because they provide a perspective that can guide decision making in the present। अब कोविड को ही अगर ले लें तो अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोविड कहाँ से शुरू हुआ, पहला केस कहाँ पे हुआ था, कब डॉक्यूमेंट हुआ था, एग्जैक्टली किस लोकेलिटी में था, किस पर्सन को या कितने पर्सन को उसने इफेक्ट किया था। अगर हम इस तरह की रिसर्च नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे पास नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब इमीडिएटली इसको डॉक्यूमेंट किया, इस चीज को हाईलाइट किया कि चाइना से या ईरान की जो ट्रैवल हिस्ट्री है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोविड। तो जैसे ही पाकिस्तान में bells started to ring back in February 2020, तो हमारी जो फर्स्ट गाइडलाइन फिजिशियंस की बेसिकली जो फर्स्ट गाइडलाइंस आई उनमें ये था कि आप इमीडिएटली पेशेंट को ये उसकी हिस्ट्री लें कि क्या उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है ईरान या चाइना की। तो ये कब पॉसिबल हुआ, ये सिर्फ तब पॉसिबल हुआ जब हमने हिस्टोरिकल रिसर्च की। Then comes meta-analysis research process by which the results of several studies are synthesized in a quantitative way। Meta-analysis का मतलब होता है meta is something big, so meta-analysis is analysis of the analysis। यानी say for example मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज को इकट्ठा कर लिया और उसको इंटरनेट से मैंने फाइंड कर लिया, गूगल स्कॉलर पे चला गया, पबमेड पे चला गया, या आइडियली जितने भी पॉसिबल डेटाबेसेस हैं रिसर्च पेपर्स के उनके ऊपर मैं चला गया। अब मैंने जनाब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या लिंक है। फॉर एग्जांपल मैं ये रिसर्च क्वेश्चन में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि वेदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अफेक्ट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन और नॉट। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। अब मैंने इसके ऊपर मेटा एनालिसिस करना है। मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं ओरिजिनली कोई रिसर्च नहीं कर रहा, मैं खुद से कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि इंटरनेट पे इस वक्त जो लेटेस्ट पिछले 3, 4, 5 साल की जितनी भी स्टडीज हुई हुई हैं उनको, उन स्टडीज को मैंने नैरो डाउन कर लिया, उन स्टडीज के रिजल्ट्स को मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट कर लिया। अब उन रिजल्ट्स के ऊपर मैं फर्दर स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करके मैं ये कंक्लूड करूंगा कि ओके ये जो इतनी जाहिर है वो सारी स्टडीज तो अपनी अपनी स्टडी का बता रही है ना, क्योंकि मेरी स्टडी ये कहती है, पर्सन बी कहते हैं मेरी स्टडी ये कहती है, पर्सन सी कहते हैं मेरी स्टडी ये कहती है, पर्सन डी कहते हैं मेरी स्टडी ये कहती है। तो एट द एंड ऑफ द डे इन सारी स्टडीज को कंबाइन करके इनके ऊपर अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स लगा के मैं फर्दर कंक्लूजन दूंगा कि इन 50 स्टडीज का जो कंबाइंड कंक्लूजन बन सकता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लाइट के अंडर वो क्या है।
तो इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस, यानी एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस। की एनालिसिस हर स्टडी में ऑलरेडी तो हुआ होता है, अब उन सारे के सारे एनालिसिस का मैंने एनालिसिस, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मेथोडोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च कंडक्टेड टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्लिनिकल एंड रिसर्च मेथड्स, ठीक है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, रिलायबिलिटी होती है किसी भी प्रोसीजर की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या मेजरमेंट की, बेसिकली कहना चाहिए रिपीटेबिलिटी के, यानी लेट से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से, लेट से मैंने वेइंग स्केल है, मैंने उससे अपना वेट किया, अब जब मैं उसको 3 बार अपना वेट रिपीट करूंगा, तो अगर लेट से पहली बार मेरा वेट आया 80, दूसरी बार आया 78 और तीसरी बार आया 81, तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं है। रिलायबल मींस रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी रिपीटेबिलिटी से याद रखना। रिलायबिलिटी यानी रिपीटेबिलिटी, यानी कि अगर एक बंदा आके उसी इंस्ट्रूमेंट से रिपीटेड रीडिंग्स लेता है तो क्या वो रीडिंग्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है, तो इसका मतलब है अगर आ रही है तो रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की लो है। और दूसरे नंबर पे आती है वैलिडिटी, वैलिडिटी होती है एक्यूरेसी, हमेशा याद रखना। आर रिलायबिलिटी रिपीटेबिलिटी और वैलिडिटी वी और ए, वैलिडिटी एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हम रिजल्ट ले रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, ठीक है। ट्रू वैल्यू हम नॉर्मली गोल्ड स्टैंडर्ड से पता चलाते हैं। लेट्स से कि मेरे पास मेरा वेट जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है 80 किलोग्राम। अब मैं एक नई वेइंग मशीन आज खरीद के लेके आया हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये मशीन, वेइंग मशीन जो है ये एक्यूरेट वेट मुझे देती है या नहीं देती। अब जब मैं उस मशीन पे खड़ा होता हूँ तो वो मुझे 77 केजीज वेट बता देती है, तो दैट मीन्स कि ये मशीन के जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड नहीं है या वो एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं methodological research. फिर हमारे पास आती है normative research, research that uses large representative samples to generate norms or measures of interest की। एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमारा सैंपल साइज जनरली काफी बड़ा होता है और उसके अंदर जब हम इस ऐसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। वो इसलिए जनरेट हो जाते हैं स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ इंटरेस्ट कि हमारा सैंपल साइज जो है वो बेसिकली काफी बड़ा होता है। फिर हमारे पास आता है पॉलिसी रिसर्च, रिसर्च कंडक्टेड टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है उनके हेल्थ केयर बिहेवियर, ठीक है। या मैं देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या इफेक्ट है हमारी हायर एजुकेशन के ऊपर, या हमारे जो यूथ है, जो आपके जैसे लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हमारी एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है। तो इसको हम पॉलिसी रिसर्च कहते हैं। देन कम्स क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च कंडक्टेड टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर यूजुअली यूजिंग इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये बेटे एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम फिगर्स को यूज नहीं करते, न्यूमेरिकल्स को यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज नहीं करते, नंबर्स को यूज नहीं करते। इनफैक्ट इसके अंदर हम कैप स्टडीज करते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस स्टडीज करते हैं, परसेप्शंस देखते हैं लोगों की। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि जनाब हमारे ऑल्दो पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री, लेकिन स्टिल इतने कम लोग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को क्यों यूटिलाइज करते हैं। तो अब ऐसी रिसर्च, ऐसा अगर रिसर्च क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च करके नहीं मिल सकता, जहां पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो फिर वाई का जवाब क्वांटिटेटिव रिसर्च के पास बहुत कम होता है, वाई का जवाब आपको मिलता है क्वालिटेटिव रिसर्च से, ठीक है। तो क्वालिटेटिव research is also very important. फिर आता है secondary analysis, research that reanalyzes data collected for the sole purpose of answering new research questions. Secondary analysis होता है let's say कि एक है primary analysis कि मैंने primarily data collect किया और उसको मैं analyze करूँ, यानी let's say मैं हॉस्पिटल्स में खुद गया और मैंने वहां से डेटा कलेक्ट किया और फिर उस डेटा की बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी एनालिसिस है। एक है सेकेंडरी एनालिसिस जिसके अंदर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा या ऑलरेडी पब्लिश डेटा को लेके मैं अपना स्टैट सप्लाई करके मैं अपना कंक्लूजन दे रहा हूँ कि ओके मेरा एनालिसिस जो है इस रिसर्च को या इन रिसर्चेस को लेके वो ये करता है। लास्ट हमारे पास है सर्वे रिसर्च, रिसर्च इन विच द डेटा आर कलेक्टेड बाय हैविंग पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट क्वेश्चनर्स और रिस्पॉन्ड टू इंटरव्यू क्वेश्चंस। सर्वे रिसर्च बहुत ही कॉमन फॉर्म है रिसर्च की जिसके अंदर हम देखते हैं कि जनाब हम डिफरेंट टाइप्स के
क्वेश्चनर्स यूज करके लोगों से या इंटरव्यूज करके लोगों से किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन लेते हैं या फिर उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मैं क्वेश्चनर लेके आता हूँ जिसमें जी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल रिगार्डिंग डीपीटी एजुकेशन इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो आपके पास 8-10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर है मेरे पास, उसको लेके तो मैं बेसिकली आया हूँ और मैंने आपसे कहा है कि जी वो आप फिल कर दो। सो जितने डिफरेंट आपके उसमें क्वेश्चन हैं उनको आप आंसर करोगे, वो आपकी सर्वे रिसर्च होगी। या इसी तरह से अगर मैं 1-on-1 इंटरव्यू करना चाहता हूँ उसके अंदर कि एक स्टूडेंट के पास आके मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि जी आपके ख्याल में डीपीटी की जो एजुकेशन है उसका क्या फ़ायदा है पाकिस्तान में, उसका स्कोप क्या है, उसकी क्वालिटी के बारे में आपको कैसा लगता है, इंस्टीट्यूट्स का रोल कैसा लगता है, जो आपके टीचर्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, एक्स वाइज। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आती हैं हमारी सर्वे रिसर्च। ठीक है जनाब, so this is all about this non experimental research। आगे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। एक दो चीजें हैं, वन इज एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस। इसको हम इंशाल्लाह अभी आगे स्टैट्स का चैप्टर आ रहा है उसमें मैं फिर डिटेल में कवर करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स। बिल्कुल सिंपल सा है, 5 मिनट का, इसलिए अभी साथ ही बता रहा हूँ। क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स बेटे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हमारे पास जब एक क्लिनिक के अंदर एक फिजिशियन बैठा जब पेशेंट देख रहा है और उसके पास कोई अनयूजुअल साइन सिम्टम्स वाला पेशेंट आता है, तो उसको वो जो डॉक्यूमेंट कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये इतराज करते हैं कि भाई ये रिसर्च की फॉर्म नहीं है या रिसर्च की ये टाइप नहीं है, हालांकि दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बड़ा अगर आपका फिजिशियन थोड़ा सा शार्प है ना, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड उसका माइंडसेट है, तो बड़े सारे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में बड़ा हेल्प मिल जाती है और बड़े किसी आउटब्रेक से आप बच जाते हो। जैसे मिसाल के तौर पे भाई लेट से मैं एक एरिया में क्लिनिक करता हूँ और मैं रोजाना देखता हूँ कि भाई मेरे पास नॉर्मल नज़ला जुकाम खांसी के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन एक सडन डे के ऊपर मैंने नोटिस किया कि 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 10 पेशेंट्स मेरे पास आ गए जिनको सीवियर डायरिया है। लेट्स से एक विलेज की बात है और उस जो विलेज है वहाँ पे एक ही वेल है, वाटर वेल है, जहाँ से लोग पानी निकाल के उसी कुएं से पीते हैं। तो दैट मीन्स मे बी अगर मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है, थोड़ा सा मैं शार्प हूँ, तो मेरा दिमाग इस साइड पे जाना चाहिए कि मे बी वो जो वाटर सोर्स है वो कंटामिनेट हो गया है और उसमें शायद कोई ऐसी चीज शामिल हो गई है कि जो बंदा भी गाँव का वो पानी पी रहा है वो बीमार होके मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो चीज मैं अपने हायर अथॉरिटीज तक डिसेमिनेट कर दूंगा तो मे बी उस पर बड़ा प्रॉम्प्ट क्विक एक्शन होकर वो जो पूरे एरिया में एक आउटब्रेक होना है, एक जिसको हम कहते हैं वबा फैलनी है, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली केस रिपोर्ट भी मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि केस रिपोर्ट भी डेफिनेटली रिसर्च की ही एक फॉर्म है। आगे इस छोटे से चैप्टर में कुछ फंक्शंस दिए हुए केस रिपोर्ट्स के कि केस रिपोर्ट्स किस किस तरह से हमें थ्योरी और प्रैक्टिस में हेल्प करती है, तो वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, बाकी आप उसको ओवरऑल देख सकते हो, उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। पर्पसेस ऑफ केस रिपोर्ट्स, पेज नंबर इज 152। तो सबसे पहले शेयरिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, देखो बेटे एक बात हमेशा याद रखो कि जब हम साइंस की बात करते हैं, हम एविडेंस की बात करते हैं हमेशा उसके अंदर, या जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा एविडेंस की बात करते हैं। क्या कभी कोर्ट में ऐसा हुआ है कि मैं जाके कुछ भी कहूँ वर्बली, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के, और अगला बंदा मेरी बात मान जाए? नहीं ना, कोर्ट हमेशा प्रूफ मांगते हैं, कोर्ट हमेशा एविडेंस मांगते हैं। तो साइंस भी इसी तरह हमेशा आपसे एविडेंस मांगती है। तो आप जब भी कोई भी ऐसा चीज किसी के साथ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, या ऑफिशियली डिसेमिनेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, अदरवाइज आपकी बात की कोई ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप फिजिशियन हो या जो भी हो। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो सेकंड इसका फंक्शन है, इलस्ट्रेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हाँ, ये बहुत बड़ा इसका मेजर बेनिफिट होता है केस रिपोर्ट्स का, कि कुछ केस रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि फिजिशियंस को अपनी एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से मोल्ड कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर बेटे, एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आप लोगों का या मेरा या किसी भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का हमेशा ये काम होना चाहिए कि वो अपने आप को
लेटेस्ट नॉलेज के साथ अपडेटेड रखें। जैसे एक इसकी एग्जांपल मैं न्यूट्रिशन में से दे देता हूँ। आज से 12-13 साल पहले हम लोग स्पेसिफिकली डायबिटिक्स को मना करते थे कि आप लोगों ने सारी जिंदगी जो है वो सर्टेन फ्रूट्स को इस्तेमाल नहीं करना, जिसके अंदर बनाना है, जिसके अंदर मैंगोज हैं, जिसके अंदर वाटरमेलन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने रिसर्चेस की, हमें पता चला कि नहीं, there is this indicator, there is this parameter in fact which is known as glycemic index and another one known as glycemic load, जिसकी बेसिस पे हमने, वो एक लंबी कहानी है कि क्या होता है, बट बहरहाल इसकी बेसिस पे अब रिसेंट हमने पिछले 8-10-12 साल पहले हमारी जो प्रैक्टिस थी एज डाइटिशियन वो ये चेंज हुई कि अब हम डायबिटिक्स को ये फ्रूट्स खाने से बिल्कुल मना नहीं करते। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि आपने इस फ्रूट को का कितना अमाउंट कंज्यूम करना है, कितना पोर्शन कंज्यूम करना है, वो हम जरूर उनका रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि केस रिपोर्ट्स ही वो चीज है। डेफिनेटली ये किसी एक फिजिशियन ने शुरू किया होगा कि ओके मेरे पेशेंट ने मेरे डायबिटिक पेशेंट ने रोजाना मैंगो का एक स्लाइस खाता था लेकिन फिर भी उसकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबल थी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चीज डेफिनेटली शुरू हुई होगी और उसके बाद आज फिर ये रिसर्चेस होते 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 आज हम इस कंक्लूजन पे हैं कि हम डायबिटिक्स को भी ये फ्रूट्स खाने से मना नहीं कर रहे होते। फिर थर्ड आ जाता है डेवलपिंग हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च। हाँ देखो, ये बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर हमने फर्दर, जाहिर है रिसर्च इज एन ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, कभी खत्म होने वाला प्रोसेस तो है नहीं, तो उसकी जो हाइपोथेसिस है वो डेवलप करने के लिए हमारा बड़ा अच्छा जो रिसर्च क्वेश्चन बनता है वो एक्चुअली हमारी केस रिपोर्ट से बनता होता है, ठीक है। तो केस रिपोर्ट में लेट से अगर अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं किसी चीज के, मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। भाई सडनली किसी एरिया में मैं हूँ और मुझे स्किन रैश के साथ लोग आना शुरू हो गए, तो मैं ये हाइपोथेसाइज करता हूँ कि भाई इस एरिया में, जस्ट टू गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि इस एरिया में कोई नया इंसेक्ट आया है जिसकी वजह से, जिसने इन पेशेंट्स को बाइट किया और इनको वो स्किन रैशेस शुरू हुए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कुड बी एनीथिंग, ठीक है, उसके अंदर सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना इंसान की। तो ये मेरा तो अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मैं फिर फर्दर रिसर्च करूंगा, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट और क्रॉस, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का हाइपोथेसिस है। तो बाहर हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए केस रिपोर्ट बड़ा अच्छा है। फिर नेक्स्ट जो बेनिफिट है, बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। कुछ क्लिनिशियंस जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उनकी केस रिपोर्ट से हो जाती है। लेट से उसने एक केस रिपोर्ट लिखा और चंद दिन बाद दूसरा केस रिपोर्ट लिखा, तो खुद ही जब वो दोनों को कंपेयर करेगा तो समटाइम्स उसको आंसर मिल जाएगा कि अच्छा ओके, ये जो स्किन रैश के साथ बंदा आया था इसका ये प्रॉब्लम था, इस वजह से इसको स्किन रैश हो रहा था। कुछ दिन बाद जो उसने स्किन रैश का पेशेंट देखा उसको ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से उसको स्किन रैश हो रहा था। दोनों को वो कंपेयर कर सकते हैं कि ओके नहीं, अच्छा नहीं, दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, वो एक इंडिविजुअल केस है, वो एक इंडिविजुअल केस है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों का आपस में एसोसिएशन भी पता चल सकता है। सो बहरहाल एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है टेस्टिंग थ्योरी। टेस्टिंग थ्योरी का मतलब है कि अगर कोई थ्योरी पर्टिकुलर है तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं केस रिपोर्ट्स में, वैसे वाइस वर्सा भी होता है। केस रिपोर्ट से भी कोई थ्योरी डेवलप हो सकती है और थ्योरी को टेस्ट करने के लिए भी समटाइम्स आपकी केस रिपोर्ट हेल्प कर जाती है। परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग, हाँ बिल्कुल ये भी है कि आपकी केस रिपोर्ट अगर आपने प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेड है तो वो फिर हायर अथॉरिटीज को भी मोटिवेट कर सकती है, परसुएड कर सकती है कि ओके इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है या इशू आ रहा है, तो वी नीड टू टेक टाइमली एक्शन। उसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत बड़े लॉस से आप बच भी सकते हैं। हेल्पिंग टू डेवलप प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड पाथवेज, हाँ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है ना, लेट से जैसे आपने सुना होगा एटलीस्ट कोविड को ट्रीट करने की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आई हैं, तो जब हमारी केस रिपोर्ट्स वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, अब गाइडलाइंस आपके ख्याल में कैसे बनती हैं? गाइडलाइंस ऐसे तो नहीं कि रात को सो के उठो अगले दिन तो कोई गाइडलाइंस बनी होती। गाइडलाइंस बनने के पीछे बेटे हजारों नहीं तो सैकड़ों सालों के रिसर्चेज होती है, ठीक है। तो अब कोविड के केस में जैसे बहुत सैकड़ों डॉक्टर्स ने अपने जो केस रिपोर्ट्स प्रिपेयर की, उनकी गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस कैसे बनी, वो उन केस रिपोर्ट्स की लाइट के अंडर ये अब कोविड की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनी है कि लेट से फॉर एग्जांपल 90% डॉक्टर्स ने अपनी केस रिपोर्ट में कहा कि पैनाडोल देने से पेशेंट्स का जो फीवर है वो ठीक हो जाता है। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, तो हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में डाल देंगे कि अच्छा कोविड के पेशेंट को जब भी फीवर हो तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, पैनाडोल या पैरासिटामोल होना चाहिए।
ठीक है, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल। ये इसी तरह बहुत सारे डाइटिशियंस ने ये कहा होगा डेफिनेटली कि जब फ्लूइड इनटेक ज्यादा होता है कोविड के पेशेंट्स का, सिमिलर टू एनी अदर फीवर, तो वो उनके लिए उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, बड़ा बेनिफिशियल होता है उनके लिए। तो ये अब हमारी गाइडलाइंस में शामिल होगी। सो नो स्टफ लाइक, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल केस रिपोर्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर करते हैं। ओके, अल्लाह।